हेलो बच्चों, मैं अमित सर और आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ। चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनके बारे में हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, हाउ टू राइट देयर IUPAC नेम, उनका आइसोमरिज्म क्या है, बॉन्डिंग क्या है, उनकी स्टेबिलिटी किस तरीके से डिसाइड होती है, ये कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं, इनके एप्लीकेशंस क्या है, ये सभी बातें हम आपसे इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स मोस्टली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने कुछ रिप्रेजेंट करके दिए हैं। ये स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखते हैं, इसीलिए हम इन स्ट्रक्चर्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर आपको समझना हो तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं। एग्जांपल है CONH3 4Cl2 ब्रैकेट के अंदर और एक Cl बाहर। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता कैसा है। हमारे पास एक सेंटर मेटल होता है। इस सेंटर मेटल के चारों तरफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या आयंस मौजूद होते हैं, और ये सभी जो भी आयंस या मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी करते क्या है, ये मेटल को बाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उसके साथ केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पर्टिकुलर मेरे पास जो कंपाउंड आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटे। इसमें क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए हम इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डिटेल समझने के पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम इनको स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का काफी इंपॉर्टेंस है। जैसे कुछ पिगमेंट्स जो कि बायोलॉजिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनमें से एक पिगमेंट जिसको आप जानते हो एज अ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट जो कि हमारे ब्लड सेल्स में पाया जाता है। काम है गैसेस एक्सचेंज करना, और ये आयरन का एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में पाए जाने वाला एक ग्रीन पिगमेंट। काम क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, जिससे प्लांट्स अपने फूड मेकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। इसके अलावा विटामिन में विटामिन B12 जो कि कोबाल्ट का एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, साइनोकोबालामीन के नाम से ये जाना जाता है। कुछ सोर्सेज जो विटामिन B12 के हैं, आप उन्हें देख भी सकते हो। मेडिसिन साइंस में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की काफी इंपॉर्टेंस है। डिफरेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को हम एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं, जिसमें आपके सामने एक पर्टिकुलर कंपाउंड सिस्प्लेटिन के बारे में बात की जा रही है। सिस्प्लेटिन भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन के फॉर्म में यूज करने वाला केमिकल है, जिसे कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सिस्प्लेटिन ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को रोक देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स डिफरेंट मेटल एक्सट्रैक्शन में यूज किए जाते हैं, डिफरेंट कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, और डिफरेंट एनालिटिकल रिएजेंट के फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। इन सभी को हम आगे आपसे इसी चैप्टर के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले बात करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वर्नर। वर्नर ने अपनी वर्नर्स थ्योरी मेंशन की, और इस पर्टिकुलर थ्योरी के बाद उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सबसे पहले समझाया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, और इसके लिए वर्नर्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और जिन कंपाउंड्स को वर्नर्स ने लिया वो कुछ ये थे। COCl3.6 अमोनिया जो कि एक येलो कलर कंपाउंड था, COCl3.5 अमोनिया जो कि एक वॉलेट कलर कंपाउंड, और CaCl2.4NH3 जो कि ग्रीन कलर कंपाउंड था। इन सभी के एक एक मोल कंपाउंड को इन्होंने वाटर में ऐड किया और उनका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। तो अब मेरे ये कंपाउंड वाटर में मौजूद है। इसके बाद हमने इसमें सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया। सिल्वर नाइट्रेट जब भी सॉल्यूशन में मौजूद फ्री क्लोराइड आयंस के साथ रिएक्शन करता है तो वो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, और इन्होंने जब सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया तो उन्हें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता हुआ मिला। तीनों कंटेनर्स में व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था हमारे पास AgCl का, लेकिन तीनों में अमाउंट अलग था। पहले वाले केस में 3 मोल AgCl बनता हुआ मिला,
दूसरे में 2 मोल और सबसे लास्ट वाले में 1 मोल ही AgCl का फॉर्मेशन होता हुआ मिला। जब उन्होंने इस पर्टिकुलर सिस्टम को देखा तो उन्होंने अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया। CO NH3 6 एक ब्रैकेट के अंदर रखा, बिग ब्रैकेट के अंदर, और 3 Cl बाहर। दूसरे केस में अगर आप देखोगे तो CO NH3 5 Cl ब्रैकेट के अंदर और 2 Cl बाहर। तीसरे केस में CO NH3 4 और 2 Cl अंदर और 1 Cl को बाहर रखा, और बतलाया कि जो आयंस या मॉलिक्यूल्स ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो डिसॉल्व करने पर एक्वस सॉल्यूशन में नहीं आते, लेकिन जो आयंस ब्रैकेट के बाहर होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस के रूप में बाहर आ जाते हैं। इसी पॉइंट को समझने के लिए अगर मैं आपसे बातें करूं तो ये बातें क्लियर हो सकती हैं कि पहले वाले में 3 मोल AgCl बनने का मतलब है कि 3 क्लोरीन बाहर होंगे, दूसरे में 2 मोल बनने का मतलब 2 क्लोरीन बाहर, और आखिरी में 1 ही क्लोरीन को बाहर रखा गया। अपनी बातों को समझाने के लिए वर्नर्स ने कंडक्टिविटी टेस्ट भी किया। उन्होंने फिर उन्हीं कंपाउंड्स को लिया जो उनके पास थे, CO NH3 6 Cl3, CO NH3 5 Cl Cl2, CO NH3 4 Cl2 Cl, और इन तीनों के एक्वस सॉल्यूशन को बना लिया। जब इन्हें एक्वस सॉल्यूशन में बनाया तो आप ये बात समझ सकते हो कि पहला वाला जो कंपाउंड मेरा होगा ये आयोनाइज होगा। आयोनाइज किस तरीके से होगा? जो बिग ब्रैकेट वाला पार्ट होता है उनके मॉलिक्यूल्स या आयंस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते, आयंस नहीं आते सॉल्यूशन में, लेकिन जो हमारे आयंस कॉम्प्लेक्स के बाहर होते हैं वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो मेरे पास पहले वाले केस में अगर आप देखोगे तो 4 आयंस बनते हुए दिखेंगे। दूसरे वाले केस को अगर आप देखते हो तो 3 आयंस बनते हुए मिलेंगे, लेकिन अगर मैं थर्ड केस की आपसे बात करूं तो इसमें मुझे सिर्फ 2 ही आयंस बनते हुए मिलेंगे। इसी कंडक्टिविटी टेस्ट को वर्नर्स ने परफॉर्म किया और उन्होंने ये देखा कि जो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो हमारा सोल्यूशन नंबर 1 है। सोल्यूशन 2 की कंडक्टिविटी 1 से कुछ कम मिली और सोल्यूशन 3 की कंडक्टिविटी पहले से और कम मिली, जिससे ये बात प्रूफ हुई कि हमारे कॉम्प्लेक्स के बाहर के सभी आयंस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद वाला सिस्टम डिसॉल्व नहीं होता। वर्नर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन पर कुछ मेन पोस्टुलेट्स दिए, जिसमें आप देख सकते हो कि पहला पोस्टुलेट हमारे पास मेंशन है, इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज और वैलेंसीज, जिन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी का नाम दिया। देखिए बेटे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है और सेकेंडरी वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। मेटल 2 तरीके के वैलेंसीज को शो करता हुआ दिखा, प्राइमरी जिसे आप क्या बोल रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर, और सेकेंडरी जिसे आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर भी। ये कोऑर्डिनेशन नंबर अब एग्जैक्टली होता क्या है? तो हम बताते क्या है कि जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हो, जैसे मैंने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आपको बना के दिया, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेरा मेटल है वो कितने मॉलिक्यूल्स या आयंस से सराउंडेड है, या आप बोल सकते हो कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे यहाँ पर ये सराउंड था 6 CN नेगेटिव से और सभी CN नेगेटिव एक एक डोनेशन कर रहे थे। इसका मतलब सिस्टम का कोऑर्डिनेशन नंबर हम 6 रिपोर्ट करेंगे। और इसमें अगर मैं मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बोलता तो बेटे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है तो +4 हो गया, आयरन X हो गया, CN पर -1 का चार्ज है, 6 CN पर -6 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू +2, यानी हमारी प्राइमरी वैलेंसी जो है बेटे वो +2 है और सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर 6 रिपोर्ट हो रही है। अगर हम वर्नर्स के पोस्टुलेट नंबर 2 को देखें
तो क्या है? द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, और द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल एंड दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। क्या मीनिंग है आयनाइजेबल का, नॉन आयनाइजेबल का? आइए इसको समझने की जरा कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, CONH36Cl3। अगर मैं यहाँ बात करूं तो मेरा जो कोबाल्ट मेटल है जिसके ऊपर +3 का चार्ज मौजूद है, ये +3 का चार्ज क्लोराइड आयन के कारण आ रहा है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अमोनिया है उसके कारण कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट पर नहीं आया। अब दूसरी बात, ये अमोनिया कर क्या रहे हैं? ये सभी अमोनिया कोबाल्ट को अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये कोबाल्ट क्लोरीन के साथ भी जुड़ रहा है, लेकिन जुड़ने वाला बॉन्ड आयनिक है। आयनिक बॉन्ड होने का मतलब 3 क्लोराइड आयन इसके सराउंडिंग में मौजूद होंगे। कहां पर आपको इनको रखना है, इसके लिए कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। अगर आप देखोगे तो मैं इन अमोनियाज को अगर जोड़ूं तो ये एक ज्योमेट्री तैयार कर रहे हैं, यानी इनका डायरेक्शन फिक्स होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल। आयनाइजेबल होने का मतलब हो गया कि ये आयंस के कारण बनती है, जो कि नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, और आप इन्हें नॉन डायरेक्शनल बोल सकते हो। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। नॉन आयनाइजेबल कहने का मतलब है कि ये कोवलेंट बॉन्डेड है, क्योंकि नॉन आयनाइजेबल डायरेक्शनल बॉन्ड्स होते हैं और सेटिस्फाई हो सकते हैं न्यूट्रल से भी और नेगेटिव से भी। न्यूट्रल तो आप यहाँ देख सकते थे, नेगेटिव का अगर मैं एक एग्जांपल और बनाता तो आप ये एग्जांपल भी देख सकते थे। यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बेटे 6 है, और यहाँ पे वो 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारी सेटिस्फाई हो सकती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी और नेगेटिव आयन से भी। अगर हम वर्नर्स के चौथे पोस्टुलेट पे बात करें तो वर्नर्स के 4th पोस्टुलेट में है द आयंस और ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट। देखिए बेटे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सिंपल सी बात समझ सकते हो कि जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है तो जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करके देता है। जैसे एग्जाम्पल पर अगर मैं बात करूं NiCl4 2-, यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और सिस्टम की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो 4 क्लोराइड आयन निकल के साथ बॉन्डिंग करने के लिए आएंगे, वो इस पर्टिकुलर मैनर में आएंगे कि वो टेट्राहेड्रली इसके साथ आके जुड़ सके और हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन सके। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके सामने तो CONH36 3+। ये जो कॉम्प्लेक्स मैं आपके सामने अब रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसमें कोबाल्ट से 6 अमोनिया लिंक करने के लिए आ रहे हैं, और जो इनका लिंकेज होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल बन जाए। यानी कहने का मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात है कि जो सेकेंडरी लिंकेज है या सेकेंडरी वैलेंसी है, ये स्पेशल अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बताई जाती है। जैसे आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी देख सकते थे, नॉर्मली सिस्टम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को बनाता हुआ दिख रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को डिसाइड करोगे। मैं एग्जाम्पल 9.1 को सॉल्व करने जा रहा हूं, जो कि वर्नर्स थ्योरी पर बेस्ड है। आपके सामने कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जिनके 1 मोल को हमने एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट किया है और फॉर्मेशन हो रहा है AgCl का। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 2 मोल AgCl बन रहे हैं। 2 मोल AgCl बनने का मतलब क्या हुआ कि हमारे इस पर्टिकुलर कंपाउंड के जो 2 क्लोरीन है वो ब्रैकेट के बाहर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे तो वो क्लोराइड आयन के फॉर्म में नहीं आ पाएंगे। तो अगर मैं इसे सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करता हूं तो मुझे AgCl का प्रेसिपिटेट बनता हुआ मिलेगा, वो भी कितने 2 मोल बनता हुआ मिल रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि मैं अपने कॉम्प्लेक्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, PdNH3 और ब्रैकेट के बाहर 2Cl2। यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, तो सिस्टम की जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा इस कंपाउंड का, आप उसे 4 रिपोर्ट करोगे। दूसरे प्रॉब्लम में जो मेरे सामने मेंशन पार्ट है बेटे वो है NiCl2.6H2O,
और अगर आप देखोगे तो इसमें भी 2 मोल AgCl बन रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है इसमें भी मेरे पास जो दोनों क्लोरीन है वो ब्रैकेट के बाहर रखे गए हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 है। तीसरे एग्जांपल को देखते हो बेटे, PtCl2.2HCl। तो यहाँ पे 0 मोल AgCl बन रहा है। इसका मतलब कोई भी क्लोरीन बाहर नहीं है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, वो एज अ केटायन हमारे पास कॉम्प्लेक्स में बाहर की तरफ होगा और PtCl4 अंदर होगा। ये प्लेटोनिक एसिड के नाम से जाना जाने वाला कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी का क्वेश्चन है, तो आप सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बता सकते हो। फोर्थ केस में 1 मोल AgCl बन रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है 3 क्लोरीन कॉम्प्लेक्स में लगे हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक ही क्लोरीन को आपको बाहर रखना होगा ब्रैकेट के, 2 को अंदर रखना पड़ेगा, तभी एक क्लोरीन का प्रेसिपिटेशन बनता हुआ मिलेगा। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे बेटे 6 रिपोर्ट कर सकते हो। लास्ट केस में PtCl2.2NH3, यहाँ पे कोई भी सिल्वर क्लोराइड नहीं बन रहा। इसका सिंपल सा मतलब है कि सारे के सारे अमोनिया और क्लोरीन मेरे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होंगे, यानी हम कुछ इस तरीके के कंपाउंड को बना सकते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर आप 4 रिपोर्ट कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। एडिशन कंपाउंड्स का मतलब क्या है? अगर आप नाम को सुनते हो तो आपको समझ में आता है कि 2 कंपाउंड्स को मिलाने से जो नया कंपाउंड बने हम उसे एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं। एडिशन कंपाउंड्स 2 तरीके के होते हैं, एक हमारे डबल सॉल्ट और दूसरे हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट्स क्या है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? आइए पहले इसको समझते हैं। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के डिफरेंस को समझने के लिए पहले डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का प्रिपरेशन देखते हैं और कुछ बातों को और समझते हैं। हमने K2SO4 का एक्वस सोल्यूशन लिया। अगर आप इस सोल्यूशन को देखोगे तो इस सोल्यूशन में मेरे पास पोटेशियम आयन होगा और सल्फेट आयन होगा। दूसरी तरफ मेरे पास एल्युमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन है, जिसमें हमारे पास एल्युमिनियम आयन होगा बेटे और सल्फेट आयन होगा। आपने इनको मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद हमारे पास एक रिजल्टेंट सोल्यूशन बन गया। ये जो सोल्यूशन मेरे पास बन के आया होगा, इसमें हमारे पास K2SO4 भी मौजूद है और एल्युमिनियम सल्फेट भी मौजूद है। अब आपने सोल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन करना शुरू किया। पहले हीट किया और फिर उसे लो टेम्परेचर तक लाने की कोशिश की। जब आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को करवा रहे होते हो तो हमें एक सॉलिड बनता हुआ दिखता है, एंड दैट सॉलिड इज एलम। ये हमारा एलम है। फॉर्मूला क्या हुआ? K2SO4 एक्वस प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए ये एडिशन कंपाउंड क्यों कहा गया? क्योंकि दोनों सोल्यूशन, दोनों ही सॉल्ट्स को आपने मिला दिया। मिलाने से फॉर्मेशन क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ K2SO4 Al2SO4 .24H2O। ये वाटर कहां से आ गया? जो क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था तो ये वाटर भी ट्रैप हो गए इसी क्रिस्टल के अंदर और हमारे सामने K2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट .24H2O का कंपाउंड बन गया, जिसे आप एलम कहते हो। ये हमारा एक डबल सॉल्ट है। जनरली डबल सॉल्ट का एक बेसिक पार्ट आप समझ सकते हो कि 2 सॉल्ट से मिलकर बना है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 2 केटायन होते हैं और 1 एनायन होता है। ऐसा सॉल्ट भी डबल सॉल्ट कहा जाता है। कुछ और एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया होता KCl MgCl2.6H2O। आप देखिए 2 सॉल्ट है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 केटायन और एक ही टाइप का एनायन। तो 2 केटायंस और 1 एनायन यहाँ आपको दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई हम इसे डबल सॉल्ट बोल सकते हैं। अब आइए इस डबल सॉल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हमने इस एलम को पानी में ऐड किया। जैसे आप इसे पानी में ऐड करोगे ना, ये एलम वाटर में जाने के बाद डिसॉल्व हो जाता है। यानी आपने जैसे ही इसे वाटर में ऐड किया, ये डिसॉल्व हो गया। अब जब डिसॉल्व हुआ तो होगा क्या? हमारे एलम में मौजूद जो आयंस हैं वो है पोटेशियम आयन, वो है सल्फेट आयन, वो है एल्युमिनियम आयन।
ये सभी आयन हमारे सोल्यूशन में आ गए। जब आपके पास पहला सोल्यूशन था यानी K2SO4 का, उसमें हमें पोटेशियम आयन का और सल्फेट आयन का अगर टेस्ट परफॉर्म करना हो तो वो टेस्ट परफॉर्म करते थे। एल्युमिनियम सल्फेट के सोल्यूशन में अगर आप एल्युमिनियम आयन या सल्फेट आयन को टेस्ट करना चाहते थे तो टेस्ट कंफर्म हो जाता था। और जब हमने डबल सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया तो हमारे पास पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन और एल्युमिनियम आयन, इन सबके टेस्ट भी हमें मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल हमें क्या बातें समझनी है डबल सॉल्ट के बारे में कि एग्जैक्टली डबल सॉल्ट्स होते क्या हैं। तो मैंने आपको बताया कि डबल सॉल्ट के लिए एक बेसिक पॉइंट आप क्या समझ सकते हो। डबल सॉल्ट्स सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये लिक्विड या गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे आप उन्हें पानी में डिसॉल्व करोगे, दे डिसोसिएट इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी ये एज अ सॉल्ट वहां नहीं मिलेंगे। यानी आप बोल सकते हो कि जो मेरे डबल सॉल्ट्स हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी, लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन अ सॉल्यूशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मतलब जैसे पोटेशियम और सल्फेट आयन आपको टेस्ट करता हुआ मिलता था K2SO4 के सोल्यूशन में, एल्युमिनियम और सल्फेट आपको टेस्ट करता हुआ मिलता था एल्युमिनियम सल्फेट के सोल्यूशन में, वैसे ही एलम में भी ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। यानी एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि आयंस रिटेन देयर आइडेंटिटी, यानी जो आयंस है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किया, उन्होंने उस आइडेंटिटी को क्या रखा, मेंटेन करके रखा। चलिए समझते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। हमने बनाने के लिए एक बेटे KCN का एक्वस सोल्यूशन लिया, हमारे पास दूसरा सोल्यूशन FeCN ट्वाइस का एक्वस सोल्यूशन है। हमने इन दोनों को 1:4 के रेशियो में ले लिया। जब आपने इन दोनों को आपस में मिलाया तो मिलाने के बाद मेरे पास एक सोल्यूशन तैयार हुआ, और सोल्यूशन का जब हमने क्रिस्टलाइजेशन करवाया तो क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमें फिर से एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनता हुआ मिला। इस क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो कंपाउंड आपको बनता हुआ मिला, जो सॉलिड आपको मिला, हमने उस सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व किया, और डिसॉल्व करने के बाद हमें मिला क्या, देखिए जैसे कि KCN का जो सोल्यूशन था उसमें पोटेशियम आयन अपना टेस्ट दे रहा था, साइनाइड आयन अपना टेस्ट दे रहा था, फेरस आयन अपना टेस्ट दे रहा था, और साइनाइड आयन अपना टेस्ट दे रहा था। लेकिन जिस सॉलिड को हमने क्रिस्टलाइजेशन से ऑब्टेन किया, उस सॉलिड को जब हमने एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व किया तो हमें फेरस आयन का टेस्ट बनता हुआ नहीं मिला, हमें साइनाइड आयन का टेस्ट होता हुआ नहीं मिला। हाँ, पोटेशियम आयन तो टेस्ट करता हुआ मिल रहा था, लेकिन फेरस आयन और साइनाइड आयन कहीं गायब हो गए। ये कहां चले गए? आंसर है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए। उसमें मौजूद जो भी हमारे पास आयंस होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में आने के बाद भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। मतलब अगर आप इसे पानी में डालते तो हमें पोटेशियम आयन तो अलग होता हुआ मिलता, लेकिन हमारा जो Fe और Cn वाला सिस्टम है वो वैसे का वैसा ही रहता। सो आप बोल सकते हो कि ये एग्जिस्ट करते हैं, किसमें? सॉलिड में भी और एक्वस सोल्यूशन में भी। इसके अलावा कंडीशन पे आप बोल सकते हो कि दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, ये रिटेन करते हैं क्या? अपनी आइडेंटिटी को, किसमें? एक्वस सोल्यूशन में। और एक नॉर्मल सी बात है कि जब आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन किया तो ये भी दो कंपाउंड्स के एडिशन से ही बना, एक पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में रिएक्शन करवाने के बाद। लेकिन इनमें जो पहले आयंस जो टेस्ट दे रहे थे, अब वो आयंस इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर रहे। मतलब आप यहाँ बोल सकते हो कि जो हमारे आयंस थे उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया। तो अब आयंस ने लूज कर दिया क्या? देयर आइडेंटिटी। तो ये अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं कर पाए, एंड दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो हमारे पास कंपाउंड है, हम इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। आइए चलिए पहले बात करते हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के डिफरेंस के बारे में। देखिए बेटे, जो डबल सॉल्ट होते हैं या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं, दोनों ही एडिशन प्रोडक्ट हैं, दोनों ही दो स्टेबल कंपाउंड्स के मिलने से बनते हैं। दोनों के ही जो सॉल्ट्स
या जो कंपाउंड्स आप लेते हो उन्हें बनाने के लिए वो एक फिक्स स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में ही लिए जाते हैं, लेकिन बिहेवियर डिफरेंट है। बोथ आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन अ स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, बट दे हैव डिफरेंट बिहेवियर। अब इसी को डिफरेंस के फॉर्म में देखिए। पहला डिफरेंस क्या है? दे यूजुअली कंटेन टू सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि K2SO4 को लिया हमने एल्युमिनियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया और उनको मिला के हमने तैयार क्या किया? डबल सॉल्ट बना लिया। ये भी फॉर्म होते हैं क्या? इक्विमोलर प्रोपोर्शनल फॉर्म में आप कह सकते हो, और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे KCN और FeCN2 का जब हमने रिएक्शन परफॉर्म करवाया तो रेशियो 1:1 नहीं था, रेशियो 4:1 का लिया गया था। दे एग्जिस्ट ओनली सॉलिड स्टेट एक्वस सोल्यूशन में ये डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट में और एक्वस सोल्यूशन में इनकी एग्जिस्टेंस पाई जाती है। ये अपने आयंस में कॉम्प्लेक्स वाले जो आयंस होते हैं वो डिसोसिएट नहीं होते। आयनिक कंपाउंड्स एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन इनमें क्या होता है? आयनिक कंडीशन भी पाई जाती है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पाए जाते हैं। जैसे K4FeCN6 जो है, इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हमारे पास अगर आप बात करोगे तो पोटेशियम जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ आयनिक बॉन्ड बना रहा है, लेकिन FeCN6 में Fe और Cn कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। डबल सॉल्ट जो होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो कंपोनेंट्स है या कंपाउंड्स है, वो रिटेन रहते हैं। मतलब जिस तरीके से वो पहले टेस्ट देते थे वैसे अभी भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उस तरीके के टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। डबल सॉल्ट अगर आपसे बात की जाए तो एक ही वैलेंसी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे दो तरीके की वैलेंसीज होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल की। एंड द लास्ट पॉइंट, डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन अ सोल्यूशन, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिटेन रखते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन को। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में अभी आपने KCl.MgCl2.6H2 का एक एग्जांपल देखा था। ये कंपाउंड कार्नालाइट कहलाता है बेटे। इसके अलावा एक आप एग्जांपल और ले सकते हो, दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे बेटे तो ये भी हमारा एक डबल सॉल्ट है, जिसे हम लोग मोहर सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर K4FeCN6 आप देख सकते थे, CuNH3,4SO4 हम बता सकते थे, K3CuCN4 यहाँ पर आप इसे भी देख सकते थे। ये सभी जो मेरे पास सॉल्ट्स है बेटे, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं बेटे, K4FeCN6। इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास जो K4 है, जो आउटर लगा हुआ है हमारे ब्रैकेट के बाहर है, हम उसे काउंटर आयन का नाम देते हैं। काउंटर आयंस करते क्या है? काउंटर आयंस बेटे हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, जिसे आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन इंटाइटी या कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन स्पीयर, उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम काउंटर आयंस का यूज करते हैं। अब बात उठती है जो K4FeCN6 आपने लिखा हुआ था, इसमें कुछ बातें और समझ लीजिए। मेरे इस कॉम्प्लेक्स में बेटे एक सेंट्रल मेटल आपको देखने को मिल रहा है। इस सेंट्रल मेटल के चारों तरफ कुछ आयंस या मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, जो अपने लोन पेयर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहे होते हैं। हम इस स्पीसीज को लिगेंड्स का नाम देते हैं। लिगेंड्स अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा लिगेंड एक लुईस बेस की तरह काम कर रहा होता है और सेंट्रल मेटल एक लुईस एसिड की तरह काम करता हुआ दिखता है। यहाँ पर ये जो नंबर है, ये नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है।
तो सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आप यहाँ पर 6 रिपोर्ट कर सकते हो, जो सेकेंडरी वैलेंसी भी कहलाता है। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपके पास Fe2 पॉजिटिव मौजूद होगा, और उस Fe2 पॉजिटिव के सराउंडिंग में अगर मैं बात करूं तो 6 Cn निगेटिव आपको देखने को मिलेंगे, और वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे कि वो इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की ज्योमेट्री को सेट कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सभी लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और उसके कारण हम एक ज्योमेट्री तैयार कर ले रहे हैं। दैट ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। बाकी कैसे ज्योमेट्री निकलती है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, वह भी हम आगे आपसे डिटेल बातें करने वाले हैं। आइए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते क्या है। सिंपल लैंग्वेज में हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है, मेटल या आयन है, और साथ में जो लिगेंड्स होते हैं, जब आप उन्हें इंक्लोज कर देते हो स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उस पूरे सिस्टम को हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो हमारा होता है बेटे, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेंट्रल एटम आयन एंड बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो जो आपके सामने कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर मैं बना दूं, जैसे मैंने बना दिया आपके सामने बेटे कॉम्प्लेक्स CuNH3 SO4, तो SO4 मेरा यहाँ पे काउंटर आयन हो जाएगा, जो कर क्या रहा है, बैलेंस कर रहा है क्या, कॉम्प्लेक्स के चार्ज को, और ये मेरा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स बेटे एक वर्ड लिगेयर से मिलके बना है। लिगेयर का मतलब होता है टू डोनेट। तो यहाँ पर हमारे पास वो स्पीसीज जो करती क्या है, जो सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, किसमें, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, हम उन्हें लिगेंड्स का नाम देते हैं। हमारे पास लिगेंड्स जो है लाइक K4FeCN6 में जो Cn है वो हमारा यहाँ पर लिगेंड है। तो आप देख सकते हो द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स। अब लिगेंड्स के साथ एक पॉइंट आपको समझना होता है बेटे, द पॉइंट इज कॉल्ड डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का क्या मतलब है? जितने लिगेंड्स आप पढ़ते हो वो सभी लिगेंड्स एक जैसे नहीं होते। कुछ लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही डोनेटिंग साइट होती है, कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट्स का वो यूज कर सकते हैं, वो नंबर्स डेंटिसिटी कहलाती है। एग्जाम्पल पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया PtEN3 4 पॉजिटिव। यहाँ पे जो मैंने EN लिखा हुआ है बेटे, ये है एथाइलिन डाइएमीन। एथाइलिन डाइएमीन करता क्या है? तो एथाइलिन डाइएमीन का स्ट्रक्चर पहले समझिएगा। ये है बेटे एथाइलिन डाइएमीन। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, इन दोनों के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है, और ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं अपने दो डोनेटिंग साइड से। यानी हम यहाँ पर डेंटिसिटी 2 बताएंगे, मतलब मेरा ये जो लिगेंड है ये बाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। कुछ लिगेंड्स ट्राइडेंटेट्स होते हैं, टेट्राडेंटेट्स होते हैं। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक लिगेंड बना सकता है, वो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। कैटायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड्स, जब भी कैटायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड लिखा जाता है बेटे, तो उनके नाम के पीछे ना IUM जोड़ दिया जाता है। जैसे NO, वो नाइट्रोसिल था, ये NO+ है, ये है नाइट्रोसोनियम। NO2, ये है नाइट्रोनियम। NH2NH3+, ये है हाइड्राजीनियम। अब आ जाते हैं कुछ एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड्स पे। F- को पहले फ्लोरो बोला जाता था, लेकिन अब हम इनकी जगह पे फ्लोराइडो वर्ड यूज करते हैं। Cl क्लोराइडो, Br ब्रोमाइडो, I नेगेटिव आयोडाइडो, O पर 2 नेगेटिव ऑक्सो, S पर 2 नेगेटिव सल्फाइडो। हम इनके नाम लिख कैसे रहे हैं? मैंने आपके सामने जैसे S2 नेगेटिव को सल्फाइडो लिखा,
H2 नेगेटिव का जो रियल नाम होता है बेटे वो सल्फाइड होता है। तो जब आपको नेगेटिव लिगेंड्स का नाम लिखना होता है तो हम आखिरी में O लगा देते हैं। जैसे F नेगेटिव का फ्लोराइड होता है तो फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। OH को कहते हैं हाइड्रोक्सो। O2 माइनस, ये परऑक्साइड लिंकेज का है, परऑक्सो। ये नाइट्राइड आयन है तो क्या बोलिएगा, नाइट्राइडो। ये है एजाइड आयन, क्या बोल दीजिएगा, एजाइडो। ये है एमाइड आयन, क्या बोल दीजिएगा, एमाइडो। ये है इमाइड आयन, क्या नाम रख दीजिएगा, इमाइडो। ये है हाइड्राइड आयन, क्या नाम रख दीजिएगा बेटे, हाइड्राइडो। तो ये हमारे नेगेटिव लिगेंड्स हैं जिनको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा था। बाइडेंटेट लिगेंड्स, लिगेंड्स विच हैज टू डोनर साइड्स। देखिए बेटे, बाइडेंटेट लिगेंड्स एग्जांपल्स के लिए बात की जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जांपल्स जो आपको बाइडेंटेट लिगेंड्स के याद रखने हैं, आइए मैं आपको बता रहा हूं। एक बाइडेंटेट लिगेंड जो आप याद रखेंगे वो है इथाइलिन डाइएमीन। इसे शॉर्ट में बेटे हम लोग EN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड है। कैसा स्ट्रक्चर है, तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखिएगा तो ये जो कंपाउंड है ये है इथाइलिन डाइएमीन। इस इथाइलिन डाइएमीन में मेरे पास जो मेटल है उसे ये लिगेंड दोनों साइड से डोनेट करता है। इस डोनेशन से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बन रहा है। कितने मेंबर्स की रिंग बन रही है, तो 4 मेंबर ये और 5, तो हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है। आइए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इथाइलिन डाइएमीन के बाद मैं दूसरे लिगेंड को ले रहा हूं जो बाइडेंटेट हो। इसमें इसी कंपाउंड के नाम में जरा सा चेंज करते हैं। मैंने इसे ऐसा बना दिया बेटे, देखिए अब मेरे पास सेंटर में 2 नहीं 3 मेंबर्स जुड़े हुए हैं। अगर 3 जुड़े हुए हैं तब इसको नाम क्या दीजिएगा, वहां पे इथाइलिन था, यहाँ पे अब आप सिंपल सी बात सोच सकते हो कि प्रोपाइलिन लगा दे। जी हाँ, नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन डाइएमीन। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बेटे PN से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है और इसके पास भी 2 डोनेटिंग साइड्स ही मिलती हैं। यहां भी 5 मेंबर की ही रिंग बनती हुई दिख रही है। अगला स्ट्रक्चर जो मेरे पास है बेटे वो कुछ ये है। एक पायरीडीन रिंग, दूसरी पायरीडीन रिंग, ये दोनों रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अगर मैं इसका नाम बताऊं तो आप कहते हो डाई पायरीडिनाइल। ये इस तरीके से नाम से जानी जाती हैं। इन्हें हम DIPY यानी डाई पायरीडीन के शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। चौथा लिगेंड ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन से आप फैमिलियर होंगे, बहुत ही कॉमन आयन है जो सबको पता होता है। और यहां पर भी इसके पास बेटे 2 डोनेटिंग साइड्स है। तो ये मेरा एक और बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल हुआ, ऑक्सलेट आयन, जिसका लिगेंड नेम होगा ऑक्सलेटो और इसे हम OX से डिनोट करते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट लिगेंड के लिए, तो नेक्स्ट लिगेंड आप याद रखोगे बेटे ग्लाइसिनेटो। अब ये ग्लाइसिनेटो क्या है, सबसे पहले आपको ग्लाइसिन पता होना चाहिए कि ग्लाइसिन क्या होता है। देखिए बेटे, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है जो बहुत ही सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। सेंटर एटम कार्बन होता है, उससे एक तरफ NH2 जुड़ा होता है, एक तरफ CH जुड़ा होता है और बाकी वैलेंसीज को हाइड्रोजन पूरा करता है। ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड है। इसका जो फॉर्म है वो ग्लाइसिनेटो है। ग्लाइसिनेटो कहने का मतलब ये एक निगेटिवली चार्ज लिगेंड है और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज दिखाया जाता है। यहां पर ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता हुआ आपको दिखेगा। ग्लाइसिनेटो 5 मेंबर रिंग यहां पर भी आपको बनती हुई दिख रही है। अभी तक जो लिगेंड्स मैंने आपके सामने रखे बेटे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इथेन डाइएमीन एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड था। इसके अलावा डाइपायरिडिल भी एक सिमेट्रिकल सिस्टम में आपको देखने को मिला। ऑक्सलेट आयन
भी एक सिमेट्रिकल कंडीशन में देखने को मिला, लेकिन हमारा प्रोपाइलिडीन डायमीन या फिर जो हमारा ग्लाइसिनेटो है ये हमारे सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं मिले। नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। अगला है DMG। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। नाम क्या लिखेगा? नाम है डाई मेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें, C सिंगल बॉन्ड C, एक CH3 यहां लगा दीजिए, एक CH3 यहां लगा दीजिए। आफ्टर दिस डबल बॉन्ड N OH, डबल बॉन्ड N O-, और यहां पर ये मेटल को ये दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड फॉर्म्स अ बाइडेंटेट कंडीशन। तो ये कुछ हमें बाइडेंटेट लिगेंड्स याद रखने होंगे बेटे। आइए मूव करते हैं फर्दर लिगेंड्स के ऊपर। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मोनोडेंटेट हो गए, बाइडेंटेट हो गए, अब एक टर्म आ सकता है पॉलीडेंटेट का। पॉलीडेंटेट का मतलब क्या है? कोई ऐसे लिगेंड्स बेटे जिनके पास दो से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 NH2। ये जो लिगेंड मैंने आपके सामने रखा ये एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है। नाम क्या लिखिएगा? दो बार इसमें CH2 CH2 आया है तो आप डाई एथाइलिन बोल सकते थे, और 3 अमीन है तो ट्राई अमीन बोल सकते थे। तो नाम है डाई एथाइलिन ट्राइअमीन, और इसको हम लोग डाईईन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 5 मेंबर्स की रिंग बनती हुई आपको दिख रही है। इसके अलावा पॉलीडेंटेट लिगेंड में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल EDTA4- एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए, पहले एथाइलिन बना देते हैं, अब उसके साथ 2 हमने एमीन जोड़ दिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने CH2CO-, इधर भी CH2CO- लगाया हुआ है। सेम मैंने इस साइड भी क्या लगा दिया बेटे? CH2CO-, और यहां भी मैंने लगाया हुआ है CH2COO-। अगर आप देखोगे तो ये नाइट्रोजन दोनों डोनेटिंग होंगे। यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन। तो दिस इज व्हाट हेक्साडेंटेट लिगेंड। आप इसे हेक्साडेंटेट लिगेंड का नाम दोगे। एम्बिडेंट लिगेंड्स। एम्बिडेंट लिगेंड्स का मतलब क्या होता है? जनरली बेटे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स भी आपको पढ़ने हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है। कोई ऐसी स्पीसीज जिनके पास 2 डोनेटिंग साइट्स हो, लेकिन वो एक बार में एक ही साइट का यूज करते हो। जैसे आप डेफिनेशन देख सकते हो, ligands which have 2 different donor atoms but at the time of coordination can donate electron pair from any one donor atoms are called ambident ligand। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखे जाएंगे। एक एग्जाम्पल में देख सकते हो, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और दूसरे केस में नाइट्रोजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। पहले वाले इस पर्टिकुलर लिगेंड को हम नाम देते हैं साइनो, इसे हम लोग साइनाइडो के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा नाम जो हमारे पास है वो है आइसोसाइनो, या हम इसे आइसोसाइनाइडो के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। आइए मूव करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने मेटल लिया और हमारे पास अब डोनेटिंग एटम जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, मतलब नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम की तरह काम कर सकता था। तो ये भी एक एम्बिडेंट लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। इसका नाम कैसे लिखते हैं? ये है साइनेटो और ये है आइसोसाइनेटो। इसके अलावा आप साइनेटो की जगह पर एक दूसरे नेमिंग को भी यूज कर सकते थे। वो कैसे? आप यहां लिख सकते थे साइनेटो और आगे O, मतलब ऑक्सीजन डोनेटिंग एटम, और इसको भी बोल देते हैं हम लोग क्या?
साइनेटो और आगे एन। अगर हम तीसरे एग्जाम्पल पर जाएं तो हमें क्या मिलेगा? तीसरे एग्जाम्पल में बेटे हमने एस ले लिया, वही बात, जहां ऑक्सीजन थी वहां सल्फर आ गया, डोनेटिंग एटम सल्फर है। और एक बार अब क्या हो सकता है, मैंने कहा कि हम डोनेटिंग एटम अब नाइट्रोजन को मान सकते हैं। दोनों केसेस में डोनेशन सल्फर और नाइट्रोजन से हो रहे हैं, दैट्स व्हाई ये भी एक एम्बिडेंट लिगेंड की तरह काम कर रहा है। नाम, जब ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो थायो जुड़ जाता है, मतलब नाम आसान है, थायोसाइनेटो। नाम आसान है, आइसोथायोसाइनेटो। और अगर हम बात करें तो हम इसका नाम रखते हैं थायोसाइनेटो और आगे हम लिखेंगे एस। इसके लिए क्या लिखिएगा? इसके लिए लिखेगा थायोसाइनेटो और आगे एन। यानी जब आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे ना तो बेटे दोनों नाम में कोई भी नाम लिखा जा सकता है, और अगर आईयूपीएसी नेम लिख के आता है किसी कंपाउंड का तब भी यही कंडीशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, लेकिन जो आपको फोर्थ एविडेंट लिगेंड जानना है वो है ONO। ये बहुत बार आता है एग्जाम में। आपके पास यहाँ पर डोनेटिंग एटम ऑक्सीजन है, इसका नाम नाइट्राइटो होता है। दूसरा MnO2। इस पर्टिकुलर लिगेंड का अगर आप नाम देखोगे, अपने लोन पे डोनेट कर रहा है, इसे हम नाइट्रो बोलते हैं, लेकिन नाइट्रो को आप नाइट्राइटो एन बोलते हो, और इस नाइट्राइटे को भी हम नाइट्राइटो ओ के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ हमारे एम्बिडेंट लिगेंड्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। मूव करते हैं फ्लेक्सिडेंट लिगेंड के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि हम कितने फ्लेक्सिबल हैं। उसी तरीके से लिगेंड्स भी कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो अपनी डेंसिटी जो शो करते हैं, उसके अलावा वो डिफरेंट डेंसिटी भी शो करते हुए दिखते हैं। ऐसे लिगेंड्स फ्लेक्सिडेंट लिगेंड्स कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स बातें लिखी हुई हैं, आइए देखिएगा। लिगेंड्स विच कैन चेंज देयर डेंसिटी, जैसे कि सल्फेट आयन। अगर मैं सल्फेट आयन के एग्जाम्पल को आपके सामने रखूं बेटे, तो देखिए ये सल्फेट आयन है। इस सल्फेट आयन ने मेटल को डोनेट किया, दो साइड से डोनेट किया, दैट्स व्हाई ये बाइडेंटेट बन गया। लेकिन इस बाइडेंटेट के अलावा एक और कंडीशन थी, इसने सिर्फ अपनी एक ही डोनेटिंग साइड का यूज किया, तो ये मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे इसका काम एज अ मोनोडेंटेट था और यहाँ पर ये एज अ बाइडेंटेट काम कर रहा था। तो जनरली ये बाइडेंटेट्स की तरह ही क्यों नहीं काम करते? तो एक बेसिक बात आप ये भी समझ सकते हो कि जब इन्होंने रिंग बनाई तो 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बनी, जो ज्यादा स्टेबल रिंग नहीं होती। मतलब ये हमेशा एज अ बाइडेंटेट नहीं, मोस्टली मोनोडेंटेट की तरह ही काम करते हैं। कुछ एग्जांपल्स में आपको ये बाइडेंटेट की तरह दिखता हुआ दिखेगा। जैसे एग्जांपल में मैं आपके सामने एक केस रखता हूं, NH3 5SO4 Cl। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरली आपने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो तो हमारे जो मेटल्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 मिलता है। तो यहाँ पे 5 तो अमोनिया लगे हुए हैं, तो यहाँ पे SO4 कैसा काम कर रहा होगा? तो आप सोच सकते हो कि सर यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह काम कर रहा होगा। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल मेरे पास इस तरीके से बन के आ जाता, मान लीजिए, और मुझसे पूछा जाता कि ये क्या है, तो यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव आप एज अ बाइडेंटेट लिगेंड डिसाइड कर सकते थे। इसके अलावा आपके सामने कार्बोनेट आयन भी है जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता हुआ मिल सकता है। आप देख सकते हो कार्बोनेट आयन को भी, ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम करता हुआ हमें मिलेगा। यहाँ पर भी 4 मेंबर रिंग्स हैं जो बहुत ज्यादा स्टेबल रिंग्स नहीं होती। इसके अलावा थायोसल्फेट, नाइट्रेट आयन, एसीटेट आयन, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड्स की तरह काम करते हुए दिखते हैं। अगर आप एसीटेट आयन को देखिएगा तो ये भी एज अ बाइडेंटेट लिगेंड काम करता हुआ आपको दिख सकता है, लेकिन मोस्टली दे एक्ट एज अ मोनोडेंटेट्स, कुछ ही केस में बाइडेंटेट बनते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात EDTA के साथ, EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ये कुछ केसेस में 4 और 5 भी शो करता है।
मीडियम डिपेंडिंग है, यानी यहाँ पर मीडियम पे डिसाइड होता है, लेकिन जनरली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे सामने 6 आता है। हाँ, अगर कोई ऐसा केस आ जाए, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया और मैंने कहा कि बताइए इस केस में Na2 FeOH EDTA, यहाँ पे मेरा जो EDTA है वो क्या डेंसिटी शो कर रहा होगा। तो देखो फिर से वही बात, जो मेरे पास Fe है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 शो करेगा और एक OH लगा हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब है EDTA मैक्सिमम 6 शो करता है और 4 या 5 शो कर सकता है। तो यहाँ पर Fe के कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 मेंटेन करने के लिए EDTA 5 डेंसिटी परफॉर्म कर रहा होगा। ये एक पेंटाडेंटेट की तरह काम करता हुआ मिलेगा। चिलेटिंग लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स या बाइडेंटेट लिगेंड्स, मतलब जब एक से ज्यादा नोएटिंग साइट्स का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल में पहले बात कर लूं, इथेन 1,2 डाइएमीन, जिसे हम एथाइलिन डाइएमीन का नाम देते हैं। ये जो एथाइलिन डाइएमीन है जो कि एक बाइडेंटेट लिगेंड है, अगर ये बाइडेंटेटिटी शो करता है तो यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि 5 मेंबर रिंग है। इस पर्टिकुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर का बनना चिलेशन कहलाता है। याद रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं बेटे, दे बिकम्स मोर स्टेबल जब चिलेशन हो जाता है, क्योंकि चिलेशन से सिस्टम पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इस पर्टिकुलर सिस्टम को मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट कहा जाता है। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, जब चिलेशन होता है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी का बढ़ जाना, तो 5 मेंबर की रिंग बन गई। इस कंपाउंड के साथ आप बात करोगे तो ये चिलेशन है। अब इस चिलेशन में अगर मैं पूछूं कि कितनी रिंग्स बनेंगी, तो ये बाइडेंटेट था, लेकिन रिंग अगर आप देखोगे तो एक ही रिंग बन रही है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है डेंसिटी -1। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड ये है ट्राइइन। ट्राइइन एक टेट्राडेंटेट लिगेंड था बेटे। अगर टेट्राडेंटेट लिगेंड था, इसका मतलब कितनी रिंग्स बनेंगी, तो आप आंसर करोगे कि सर रिंग इसमें 3 बनती हुई मिलेंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जैक्टली वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं जो मेटल एक्सेप्ट करता है फ्रॉम लिगेंड्स। अब यहाँ पर जनरली हम मोनोडेंटेट लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत आराम से बता देते हैं। जैसे क्लोरीन मोनोडेंटेट है, कितने हैं 6, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आप 6 रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड आ गया तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करेंगे, डेंसिटी नंबर ऑफ लिगेंड्स। EN बाइडेंटेट लिगेंड है और है 3, तो क्या हो गए, आप बताओगे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। EDTA हेक्साडेंटेट है, और अगर हेक्साडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर डेंसिटी 6 और नंबर 1, तो आंसर हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम्स। ये क्या है, तो हर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास एक ज्योमेट्री होती है। ये ज्योमेट्री डिसाइड होती है हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, CONH3 6Cl3, यहाँ पे 6 अमोनिया कोबाल्ट को कवर कर रहे हैं, और जब ये कवर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के पास आएंगे, कोबाल्ट के पास आएंगे, तब क्या होगा, तब ये एक स्पेशल अरेंजमेंट को ड्रॉ कर लेंगे, एक 3 डायमेंशनल पिक्चर ड्रॉ करेंगे, एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। किस तरीके से कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन निकलता है, क्या क्या होता है, ये बातें मैं आपसे आगे आगे केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक में करूंगा। कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस 2 तरीके के होते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, मैंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, इस कॉम्प्लेक्स में मैंने सारे लिगेंड्स बेटे एक जैसे रख दिए, ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। एक दूसरा एग्जांपल बनाते हैं, NiCO4, ये भी एक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें हमारे पास क्या हो, एक से ज्यादा लिगेंड्स का अरेंजमेंट किया जा रहा हो। जैसे मैंने इस अरेंजमेंट को शो कर दिया, इसे आप क्या बोलोगे, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलोगे। अब जो मैं इतनी देर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके सामने बना के देता हूं, उन्हें बनाने का एक पैटर्न होता है। वो क्या, केटायन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। यानी अगर आपको
कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है तो आपने सबसे पहले केटायन का नाम लिखना है। ये हमारा केटायन है और ये हमारा बेटे एनायन है। एग्जाम्पल एक और ले सकते हो, CONH34SO4। यहाँ भी आप देख सकते हो SO4-2 और ये +2, एक केटायन और एनायन। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या ध्यान रखनी है आपको सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन पेयर बनाना है उसमें सबसे पहले आप मेटल को लिखोगे। मेटल को लिखने के बाद आप लिगेंड्स लिखोगे। लिगेंड्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे। अल्फाबेटिक ऑर्डर कहने का मतलब पहले अमोनिया, एमाइन, क्लोराइडो, तो ए पहले आया इसलिए मैंने उसे पहले लिख दिया। इसके अलावा अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा एटम से बना हुआ है, जैसे हमारा अमोनिया, जैसे हमारा सीएन, उन्हें हम इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मैंने सीएल को स्मॉल ब्रैकेट में नहीं रखा, लेकिन मैंने अमोनिया और सीएन को स्मॉल ब्रैकेट में ही रखा है।